बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस जो है, ओमिक्रॉन जो है, ये 5वीं लहर जो है, ये हम सबको परेशान कर रही है। कराची में 41% तक बताया जा रहा है कि शरह बढ़ती जा रही है और मजमूई तौर पर जो शरह है वो बताया जा रहा है कि 13% से तजावुज़ करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अवाम जो है वो एहतियात करने पर रजामंद नहीं दिखाई देती है। समाजी फासला हो या फिर मास्क का पहनना हो, इन तमाम तर चीज़ों से ऐसा लगता है अवाम जो है वो दामन छुड़ा बैठी है। लेकिन मैंने सोचा कि आज ज़रा जावेद अकरम साहब जो कि इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और कोविड टास्क फोर्स है उसके रुकन भी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वाकई जो ओमिक्रॉन के बारे में ये बात कही जा रही है कि इससे शरह अमवात बहुत हद तक कम है, तो शायद लोगों ने इसको बहुत ईजी लेना शुरू कर दिया। इस पर बात करेंगे। और आज हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, सो ऑन एंड ऑन। अभी बर्फबारी हुई, मरी के अंदर लोग मर गए, लेकिन आज कराची में हवाएं चलने से भी लोग मर गए हैं और 1 नहीं 2 नहीं 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। तो ये तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस तरह से हम चीज़ों को चला रहे हैं, यानी हवाएं चलती हैं तो भी लोग मरते हैं, बर्फबारी हो जाती है तो भी लोग मरते हैं, साइन बोर्ड्स हिल गए, बहुत ज़्यादा हद तक शहर के अंदर गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो बताया जा रहा है कि रात गए तक चलेंगी, लेकिन इसमें भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। एक और हवाएं चल रही हैं और वो इस्लामाबाद में चल रही हैं और ये हवाएं उड़ उड़ के जो है सोशल मीडिया तक पहुंच रही हैं। बाज़ गश्त ये हो रही है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम होगा या सदारती निज़ाम होगा। पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये कैसे चल रहा है इस पर सवाल हो रहा है। सदारती निज़ाम आएगा तो कैसे आएगा और उस पर क्या कुछ हो सकता है, ज़रा इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, क्या मुल्क दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहा है या जा सकता है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हमने वक्त लिया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि इस वक्त इत्तलात क्या है। एक तो लोग ओमिक्रॉन के बारे में ये बार बार कह रहे हैं कि इससे ज़ाहिर शरह अमवात इतनी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा लोगों ने शायद एहतियात भी उस अंदाज से नहीं की जो हमने बिल्कुल आगाज़ में कोविड के दिनों में देखी थी। आपके पास क्या डिटेलिंग्स हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ओमिक्रॉन में 50 म्यूटेशंस आई हैं और ये 24 नवंबर 2021 में वजूद में आया अफ्रीका से और फिर फैल के पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो इसकी वजह से इसकी 30 जो म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन में हैं, जो कांटे हैं इसके ऊपर, और उनकी वजह से, उन म्यूटेशन की वजह से इसका लगाव एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत 12 गुना 12 टाइम्स बढ़ चुकी है और इसीलिए ये आग की तरह फैल रहा है, बेशमूल पाकिस्तान में भी। कराची में पॉजिटिविटी रेट 41% से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और ये आपका किसी हद तक सही है कहना कि इससे मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है या इसका जो अहलियत है इंसान की ज़िंदगी लेने की या फेफड़े को ज़्यादा डैमेज करने की, वो कम हुई है डेल्टा के मुताबिक। लेकिन ज़ाहिर है कि जब नंबर्स बढ़ेंगे तो फिर शरह अमवात भी बढ़ने का ख़तरा है और एब्सोल्यूट नंबर भी बढ़ेंगे। और तो इसी तरह ही हो रहा है कि आज मेरा ख्याल है कि 23 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में, और एक ज़िंदगी का भी चला जाना ऐसा ही है जैसे पूरी इंसानियत ने मर जाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें एहतियात का दामन छोड़ना चाहिए, हमें पाबंदियों से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमें अपनी ख्वाहिशात की नहीं कुर्बानी अगर देना चाहते, एक पैंडेमिक फटीग में मुब्तला हैं, तो फिर हमें जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब डॉक्टर साहब अच्छी बात कह दी आपने यहाँ तक कि ज़ाहिर है जब हम एहतियात नहीं करेंगे, लेकिन सर एक खदशा है लोगों के जहन में, क्या हम रिविजिट कर सकते हैं? एनसीओसी का आज इजलास भी था, मसाजिद में फासले की बात आई है और बाकी सारा कुछ, लेकिन क्या रिविजिट करने की ज़रूरत है लॉकडाउन वाले मामले को? क्योंकि लोग तो एहतियात नहीं कर रहे, ये मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे, ना मास्क वेयर कर रहे होते हैं, ना ही समाजी फासले का ध्यान रखते हैं। तो क्या हुकूमत या एनसीओसी, बिलखुसूस आप भी उस के रुकन है कोविड के तमाम तर मामले पे, क्या रिविजिट कर सकते हैं लॉकडाउन को सर? डेफिनेटली जी ये होगा। स्कूलों में पाबंदियां लग चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पे काफ़ी पाबंदियां लग चुकी हैं, और अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि अभी भी अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा तो स्मार्ट लॉकडाउन होंगे और फिर टोटल लॉकडाउन की सूरत हाल भी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी हमारे रवैये कैसे हैं, क्या हम इस बीमारी को अभी सीरियसली ले रहे हैं या हम समझते हैं कि ये सब अफसाना है,
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کی جان جو انسان نے اللہ میاں نے دی ہے وہ ایک امانت ہے جو اللہ میاں نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ کر لیں گے اور یہ جو ہمارے پاس ایک یہ ماسک نامی چیز ہے اس کے ساتھ زیرو ٹالرنس رکھیں گے اور فزیکل سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے، بڑی شادیوں پہ پابندی لگا دیں گے، بڑے ہجوم چاہے پولیٹیکل ہیں چاہے سوشل ہیں چاہے ریلیجس ہیں ان پہ پابندیاں لگا دیں گے، تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نوبت نہیں آئے. کیونکہ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہر ہے معیشت کا پہیہ بھی رک جاتا ہے، اور بہت سارے خاندان اسی طرح ہی ہیں کہ وہ آج کماتے ہیں اور کل ہی کھاتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سارا ڈپینڈ کرے گا ہمارے رویوں پہ، ہم اس کو کس قدر سیریسلی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق ہی زندگی اور شادیاں کرنی ہیں، اور میک اپ کیونکہ لوگوں کو دکھانے اور ماسک نہیں پہننے، اور کھانے کے وقت تو بالکل ہی نہیں آپ ماسک پہن سکتے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ انفارچونیٹلی بہت تیزی سے اسکلیٹ کرے آئی گا. ایگری. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بھی ماسک کو اٹھا کے دکھایا، بالکل ٹھیک ہے، مسلسل احتیاط کی بات ہو رہی ہے، لیکن سر میں بہت سارے لوگوں سے ملتی بھی ہوں، اور ظاہر ہے یہاں پر بھی آ کر لوگ اس چیز کو بار بار کلیم کرتے ہیں کہ جب آپ ماسک لگا لیتے ہیں تو آکسیجن تو آپ کو نہیں مل رہی ہے. اب جب آپ کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے تو آپ کو سانس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لگانے کے بعد آپ کے پاس تازہ ہوا تو آپ کے پھیپھڑوں میں جا ہی نہیں رہی ہے. یہ سارے متس ابھی تک پریویل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ذرا فرمائیے گا، تھوڑا سا کلیئر کیجئے اس بات کو کہ کتنا ضروری ہے اس وقت ماسک کا لگانا، جبکہ اومیکرون میں آپ نے خود کہا کہ شرح اموات کم ہے لیکن یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. دیکھیں، آکسیجن تو 21% ہوا میں ہے، اور جب آپ ہوا انہیل کر رہے ہیں، اور یہ تمام ماسک جو ہیں چاہے وہ کپڑے کے ہیں چاہے وہ کسی ایسے مٹیریل کے ہیں جو پورس مٹیریل کے، ان میں یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ یہ فلٹر ہے، یہ بند نہیں کرتے تھا سانس. تو یہ پلاسٹک کا نہیں ہے کہ اس میں سے ہوا نہیں گزر سکتی. اور ریکمینڈڈ یہی ہے کہ اگر کپڑے کا ماسک پہنتے ہیں تو اس کو دھو لیا کریں، ہر دوسرے دن دھو لیں، 2 3 4 ماسک رکھ لیں. اور اگر آپ ڈسپوزیبل ماسک ہے تو وہ ہر روز آپ بدل لیں، تو کوئی ایسے بالکل اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے بیکٹیریا کے لگنے کا، آکسیجن کی کمی ہونے کا، یا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور ماسک تو ہم لوگ ڈاکٹرز اور سرجن بڑی دیر سے پہن رہے ہیں، سال سے پہن رہے ہیں، اور سرجن کئی دفعہ 12-15 گھنٹے ایک پورا 24 گھنٹے کی سرجری کرتے ہیں، تو وہ پہلے بھی پہنتے تھے، اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ویل تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. لیکن ظاہر یہ مسئلہ ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں. جی ٹی وی بار بار پیغام یہی دیتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ تو جینا تو ہے. اب کووڈ موجود ہے دنیا میں، لیکن آپ کو نبرد آزما ہونے کے لیے بہرحال احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور معاملہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کی بازگشت اسلام آباد میں بہت تیزی سے سنی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ تبدیلی کی باتیں؟ کون لانا چاہتا ہے صدارتی نظام؟ اور کیا پاکستان کو فیور بھی کرتا ہے یہ سب کچھ یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا بریک سے واپس آ کر یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو کون سا نظام سوٹ کرتا ہے. پارلیمانی نظام ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اب بار بار ہر دفعہ یہ بازگشت بھی اٹھتی ہے کہ پاکستان کو شاید صدارتی نظام سوٹ بھی کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ صدارتی نظام کس ماڈل کا ہونا چاہیے؟ ترکی بیس جیسا ہونا چاہیے؟ امریکہ کا جو صدارتی نظام ہے اس کو پاکستان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کے اندر بتایا جاتا ہے، جو کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کہ لگ بھگ پارلیمانی جو سلسلہ ہے وہ لگ بھگ 19 برس کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. آج احسن اقبال صاحب نے اس صدارتی نظام کے معاملے پر کیا کہا پارلیمان کے اندر، ذرا وہ پہلے سنیے. جو آج پاکستان میں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ جتنا صدارتی نظام پاکستان نے بھگتا ہے شاید اس خطے میں کسی اور ملک نے نہیں بھگتا ہے. ایوب خان کے 10 سال صدارتی نظام، یحییٰ خان کے 3.5 سال صدارتی نظام، ضیاء الحق کے 11 سال صدارتی نظام،
जनरल मुशर्रफ के 9 साल सदारती निजामों ने क्या दिया है, हमारा आधा पाकिस्तान का टुकड़ा हमसे अलहदा करा दिया। सदारती निजाम ने अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर ये बाज़गश्त दोबारा क्यों उठ रही है? शहरी रहमान साहबा ने भी आज ट्वीट किया और लगभग उन्होंने भी यही बात की कि ये वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में सदारती निजाम लाना चाहते हैं या इसकी बात कर रहे हैं। कुछ फुटेज है, जरा वो चलाइएगा। एक वेबसाइट है जिसमें बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए न सिर्फ लोगों से वोट मांगा जा रहा है, वो एक लूप है, वो हमने आपको भिजवाया है, दिखाइए नाजरीन को, जिसमें बाकायदा तौर पर लोग वोट भी डाल रहे हैं। ये है लेट्स वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और ये बाकायदा पूरी एक वेबसाइट है। अब ये कौन है, कैसे चल रही है, क्या चल रही है, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। अब जब सब ये हो रहा है तो इसीलिए पार्लियामान के अंदर भी बात हो रही है, ट्वीट भी कर रहे हैं, और हम भी यहाँ आज बात कर रहे हैं। माहिर कानून हामिद खान साहब को आज हमने जरा जहमत दी है और जरा हम उनसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निजाम की बाज़गश्त हमेशा हमें जब दिखाई देती है जब कोई भी जमहूरी हुकूमत या तो 4 साल या लगभग 2.5 साल या 4 साल के कमोबेश अरसे के दौरान होती है। हामिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सदारती निजाम अयूब खान से लेकर बताया जा रहा है कि ज़ाहिर परवेज मुशर्रफ दौर तक हमने देखा है, लेकिन इसका हासिल उसूल कुछ नहीं मिला। तो ये एक मरतबा फिर सामने आ रहा है, कानूनी पेचीदगी क्या है इस निजाम को लाने में? हामिद खान साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि सदारती निजाम का इशू पहली दफा नहीं है। इस मुल्क ने सदारती निजाम बार बार आजमाया है और मैं समझता हूँ कि सदारती निजाम की वजह से हमने आधा मुल्क गंवा लिया। ये अयूब खान का सदारती निजाम जो 1962 के आइन के तहत वो लेके आया था, उसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान जो था उसने अपने आप को इग्नोर्ड महसूस किया और सियासी तौर पर अलग हो गया, और उसके नतीजे में आखिरकार पाकिस्तान दो लख्त हुआ। इसलिए सदारती निजाम का जो शख्स पाकिस्तान में नारा लगाता है वो अपनी तारीख से बेबहरा है, और ये पाकिस्तान में इसका जिक्र भी करना जो है मेरे नजदीक तो बहुत बड़ी ज्यादती है। फिर दूसरी बात यह है कि न सिर्फ अयूब खान और याहिया खान के सदारती निजाम में हमने मुल्क गंवाया, हमने उसके बाद भी बहुत कॉस्ट पे की है। ज़ियाउल हक के 11 साल जो उसने सदारती निजाम चलाया है, उसमें कौन सा काम सीधा हुआ है पाकिस्तान का? आज जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो उसी 11 साल के सदारती निजाम की पैदावार है। फिर उसके बाद बात यहाँ नहीं खत्म होती। 99 में जो मुशर्रफ लेके आया है वो भी एक सदारती निजाम ही था उसका, और जिसमें उसने 17वीं तरमीम करके सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे, सदर के हाथ में थे। वो तो शौकत अजीज वगैरह तो बराए नाम ही प्राइम मिनिस्टर थे, तो सदारती निजाम था। उस सदारती निजाम से पाकिस्तान को क्या मिला है, क्या हासिल हुआ है? आज भी हम टेररिज्म देख रहे हैं, उस दौर की वो पैदावार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जिस कदर बिटर एक्सपीरियंस यानी तल्ख तजर्बा हमारे पाकिस्तान को सो कॉल्ड सदारती निजाम ने पहुंचाया है, शायद ही किसी और मुल्क को उतना तल्ख तजर्बा हो। इसलिए इसकी बात करना तो क्या, इसके बारे में सोचना भी पाकिस्तान में समझता हूँ कि आइन के खिलाफ है और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। और एक बात मैं और कर लूं जी सर जरूर, जिसका लगता है किसी ने जिक्र अभी तक नहीं किया। 2015 में फौजी अदालतें बजरिया 21वीं तरमीम के लाई गई थी, आपको याद होगा। ठीक, उसको हमने चैलेंज किया था बार एसोसिएशन की तरफ से कि ये गैर आईनी है। आइन में फौजी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि आइन के बुनियादी ढांचा और बुनियादी फीचर्स के खिलाफ है। इस बात को कबूल किया काफी हद तक, वो उन्होंने एक्सेप्शन दे दी थी मिलिट्री कोर्ट्स को, लेकिन 17 जजेस का ये फैसला है, यानी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े बेंच का ये फैसला है। यानी ऑल 17 judges of the Supreme Court, headed by Justice Nasrul Mulk, जो चीफ जस्टिस थे, इस केस को सुना गया। मुझे इसमें प्रिंसिपल काउंसिल होने का जो है फख्र है। तो उसमें हमने
یہ ساری بات بحث کی تھی کہ آئین کے کون سے بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، بنیادی فیچرز کیا ہے ٹھیک جن ہے، کو ایون پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ بھی نہیں رد کر سکتی۔ اس میں سپریم کورٹ کے 13 ججز نے کی میجورٹی نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے آئین کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فیچر ہے، اس کو پارلیمنٹ بھی امینڈ نہیں کر سکتی۔ لہذا اس ججمنٹ کو پڑھے بغیر بحث شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے، نہ صرف آئین 1973 کے آئین کے تحت، پر جی سر، سپریم کورٹ کی مکمل سپریم کورٹ 17 ججز کے بینچ کی میجورٹی نے اس کو فیصلہ 17 ججز کا ہی مانا جائے گا، بے ٹھیک ہے شک حامد خان 3-4 ججز صاحب نے ایک منٹ رکیے گا، اس کے ساتھ اتفاق نہیں آپ جب یہ کیا۔ بات کر رہے ہیں نا حامد خان انہوں صاحب، نے جی میں حامد خان صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہاں تک کی تو بات ہمیں سمجھ آ گئی، ایک تو مجھے یہ طریقہ کار پوچھنا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب ظاہر جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے اس وقت بھی وہ صدارتی نظام کے حامی دکھائی دیے، پھر اسی سسٹم میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، افتخار چودھری صاحب کا بھی میں نام لے لیتی ہوں، اور باقی دیگر شخصیات بھی ایسی رہی ہیں جنہوں نے صدارتی نظام کو سپورٹ کرنے کے اندیے دیے ہیں ماضی کے اندر، اور پاکستان کی تاریخ میں نظریہ ضرورت ایک ایسی اصطلاح ہے جو جہاں بھی وقت پڑا ہے اس کو فٹ ہم نے پایا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ اس ساری چیزوں کو کن پیرامیٹرز پر پھر آپ دیکھتے ہیں حامد صاحب؟ دیکھیے، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے ان کو ان سے بالکل ہی کوئی ان کے واقفیت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے آئین پڑھا تو ان کو پتا ہونا کہ آئین کی کیا بنیادی ڈھانچہ ہے، تو ان کو اس معاملے میں میرے خیال میں ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے اور بھی سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے آئین کو کبھی غور سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ساری موو جب بھی آتی ہے یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہے، جو ہمیشہ سے، چاہے ایوب خان تھا، ضیاء خان تھا، مشرف تھا، ضیاء الحق تھا، یا کوئی ایسا دور جس میں گو دکھانے کو کوئی سیولین وزیر اعظم تھا لیکن اصل میں ساری اقتدار اور اختیارات جو تھی وہ فوجی حکمرانوں کے پاس یا فوج کے کمانڈ کے پاس تھے، ان کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے کہ ملک کے اندر ہماری ڈکٹیٹرشپ قائم ہو، کیونکہ پاکستان میں جنرل صدارتی نظام تو کبھی ٹرائی ہوا نہیں، نہ ہونا ہے کبھی، کیونکہ ایک ہی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جو وفاقی صدارتی سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ صرف صدر الیکٹ ہو، اس کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ہر یونٹ میں بھی جو اس کا ہیڈ ہو یعنی گورنر ہو وہ بھی منتخب شدہ ہو۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا جس طرح 1962 کے آئین کے تحت جس سے تباہی پھیر دی پاکستان کی کہ صدر تو الیکٹ ہو جائے، وہ بھی رگڈ الیکشن سے ایوب خان بنا تھا صدر 65 میں، محترمہ کو جس طرح ہرایا گیا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں صوبوں کے جو 2 ونگز تھے ان کے گورنر وہ اپوائنٹ کرے گا اپنی مرضی سے۔ وہ کون سا صدارتی نظام ہے؟ آج آپ سامنے امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں، صدر بھی منتخب ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ کا گورنر بھی منتخب ہوتا ہے، آٹونومس ہوتا ہے۔ آپ وہ والا نظام تو لا ہی نہیں سکتے، نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ بحث کر رہے ہیں جس کی آپ بنیادی طور پر آپ کو علم نہیں ہے، یہ بحث چھیڑتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں سے جن لوگوں نے کبھی صدارتی نظام کو صحیح معنی میں آئینی طور پر پڑھا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے پاکستان میں ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آٹونومس گورنرز الیکٹ کروا لیں۔ صدارتی وہ وفاقی نظام جو ہے چلانا بہت مشکل ہو جائے گا، پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس لیے جو پارلیمانی نظام ہے جیسا بھی ہے، اس میں حکومتوں کی غلطیاں ضرور ہیں کہ وہ اختیارات یا ان کی گورننس یا اور اس میں آئین کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں پارلیمانی نظام کی کوئی برائی نہیں ہے، آپ ان کو ٹھیک طرح چلا نہیں سکے۔ اور یہ بات ایک بڑی اہم بات ہے ہماری تاریخ کی کہ 1960 میں ایوب خان نے ایک کمیشن بنایا تھا، شہاب الدین کمیشن کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیوں پارلیمانی نظام پاکستان میں فیل ہوا، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ انہوں نے یہاں صدارتی نظام یا ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی تھی، تو اس بدنیتی کے بنیاد پر انہوں نے کوشچن یہ رکھ دیا۔
उस पर हमारे जो बड़े अच्छे सियासतदान थे, जिनमें चौधरी मोहम्मद अली साहब थे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उसमें सोहरावर्दी साहब थे, उसमें अताउर रहमान साहब थे जो कि एक्चुअली मुजीबुर रहमान से पहले लीडर थे इसके अवामी लीग के और बहुत पढ़े लिखे। उनका जो जवाब है उस कमीशन को, वो एक तारीखी दस्तावेज है। उन्होंने कहा भाई आपने पार्लियामानी निजाम पाकिस्तान में अब आजमाया कब है, जो आप कहते हैं वो फेल हो अभी गया भी यही है, बहस है। उसको आजमा के तो देखिए। ठीक। तो दर हकीकत अगर पाकिस्तान में किसी चीज की कमी रही है कि हमने पार्लियामानी निजाम की रूह के मुताबिक पार्लियामानी निजाम नहीं नाफज किया है इस मुल्क में, जिसकी बहुत सारी कमजोरियां नजर आ रही हैं। बासूरत अगर उस निजाम में कोई कमी बेशी है तो उसको आप अपनी आइन में बजरिया अमेंडमेंट कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम इस लिहाज से उसने बड़ी हद तक पार्लियामानी निजाम को तो ओरिजिनल बेसिस पे लेके गए हैं। वो और बात है कि उसके बनने के बाद हमारी हुकूमतें को उस लेकिन हामिद खान साहब, जैसे मैंने कहा से चला सके कि नहीं चला सके, वो एक और बात है। लेकिन जहां तक आइन में जो पार्लियामानी निजाम की जरूरियात तक सामने रखी जाती हैं तो वो तो ठीक है। 18वीं तरमीम के बाद अगर हामिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ब्रेक लेने का भी मुझे कहा जा रहा है, आपका जवाब आ गया है, आपका जवाब आ गया सर। लेकिन मेरा सवाल वहीं ठहरा हुआ है कि नजरिया जरूरत की बुनियाद पर तरमीम भी हो जाती हैं, शख्सियात भी मिल जाती हैं, रातों रात लोग जो हैं वो हाथ भी मजबूत कर देते हैं। तो ये इसी सिस्टम में हमने देखा है और हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ होता रहा है, और शायद मेरे मुंह में खाक, शायद आइंदा भी कुछ अगर ऐसी चीजें आएंगी सामने तो वो बन भी जाएंगी। लेकिन दहशतगर्दी की ताजा लहर और फिर सदारती मामला, जो ये सदारती निजाम का मामला है, इस पर एक साथ बहस छिड़ जाना किस चीज की गमाजी करती है, जरा इस पर तज्जिया लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा एक तो जानिब ज़ाहिर बात हो ही रही है सदारती निज़ाम की, उस पर मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं लोगों के। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उसको सपोर्ट करता है और एक स्कूल ऑफ थॉट उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद ये आवाज़ उठी है। कल इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद भी इस बात को कहा कि हमने थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बाढ़ का मामला है उस पर जो हालिया सारी चीज़ें हुई हैं, उस मामले पर कौमी सलामती की पॉलिसी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। सब इस तनाजुर में दहशतगर्दी की ये जो हालिया लहर है, जो लाहौर का कल एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कीमती जानें गई हैं, क्या इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हो सकते हैं? ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, मैं यही जानना चाहता, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ ही हैं। सर ये फरमाइएगा कि आपको क्या मुहर्रिकात नजर आते हैं? इज दैट द टेम्परेरी इफेक्ट जो हमें दहशतगर्दी का नजर आ रहा है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आखिरी हिचकी की तरफ होते हैं दहशतगर्द, या जब आप इनका कलाकुमा कर चुके होते हैं तो ये आखिरी झटके के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। ये वही झटका है जो कि टेम्परेरी साबित होगा, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह से तैयार हैं और हमने अभी केपी के अंदर और बाकी सारी जगहों पर भी बड़े अच्छे और बेहतरीन ऑपरेशंस किए हैं और तमाम तर दहशतगर्दों को ठिकाने भी लगाया है। आपको क्या लगता है इस मामले पर फारूक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर भी हमने एक सीरीज ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, जो वहाँ के एक दो ग्रुप हैं, और आपको मालूम है उनके भी लीडर काफ़ी मारे गए हैं, उनके लोग पकड़े भी गए, बड़ी उनके हाइडआउट्स डिस्ट्रॉय हुई हैं। इसी तरह यहाँ पे केपी में और जो अपना साबिक फाटा हमारे जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे भी अभी आप देखें, और फिर अभी इस्लामाबाद में 2 दिन पहले पुलिस नाके के ऊपर जो हमला हुआ, और इस तरह ये लाहौर वाला, पहले लाहौर में जौहर टाउन पे हाफिज सईद साहब के घर के एरिया में भी आपको पता है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, अब ये टीटीपी जो है, जब से इनके साथ सीज फायर वाला मामला खत्म हुआ है, जो उन्होंने खुद खत्म किया है, और उनके साथ जो बातचीत हो रही थी हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की, अफगान तालिबान गवर्नमेंट उसको मीडिएट कर रही थी, तो वो जब नाकाम हुई है
तो उसके बाद आप देखें कि ये लहर शुरू हुई है। और दूसरी बात ये है कि पिछले चंद दिनों में आपने ये भी नोट किया होगा कि अफगानिस्तान में टीटीपी के 2-3 बड़े टॉप लीडर जो हैं वो मारे गए हैं। अभी ये वादे नहीं है कि वो हमने कोई ड्रोन अटैक किया है उनके हाइडआउट्स पे बेस्ड ऑन जॉइंट इंटेलिजेंस विद अफगान तालिबान, या ये अफगान तालिबान ने उनका कोई रोल था, तो लेकिन वो मारे गए हैं। और जिसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि एक रिएक्शन आया है टीटीपी के जो यहाँ पे स्लीपर सेल आप उनको कहें, उनकी बाकियात कहें पाकिस्तान में, खासकर ये केपी में हो गया और ये जो बाकी कुछ थोड़े अटैक उन्होंने किए, तो एक किस्म का रिएक्शन आया है। और विद इन द केपी और तो पिशावर में भी हुआ 3-4 दिन पहले, हयाताबाद वगैरह, बड़ा बेर में इधर वो देखें हमारे सिक्योरिटी एजेंसी ने भी उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है ये केपी में, फाटा के इलाके में। तो ये एक सारी सूरत हाल जो है ये मेरा ख्याल है कि बेसिकली हुई है वो जो टीपीटी के साथ, हमारे टीटीपी के साथ हमारे टॉक्स जो है वो फेल हुए हैं, उनके लीडर जो चंद मारे गए, ये रिएक्शन आया है। लेकिन मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूं कि इंडियन रॉ जो कि उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको छोड़ा नहीं है। ऑब्जेक्टिव यही है उनका हो गया या अफगान इंटेलिजेंस एनडीएस की बाकियात का, क्योंकि टीटीपी के भी प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में खत्म तो वो नहीं हुए। इसी तरह बीएलए और ये जो बलूचिस्तान ग्रुप हैं इनकी भी आपको पता है अफगानिस्तान की सरजमीन में इनके स्पॉन्सर्स और ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं और वो बिल्कुल टोटली खत्म नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कोशिश है बाय द स्पॉन्सर्स एनडीएस और इंडियन रॉ के पाकिस्तान में जो एक अमन का एक लहर चल रही थी, एक अमन का इंटरनल सिक्योरिटी हालात बहुत बेहतर हो गए थे, हमारे ऑपरेशन रद्दुस फसाद जो है वो कामयाबी से जारी था और हम इनको टेक ऑन कर रहे थे, तो लिहाजा इनको फिर दोबारा डिस्टेबलाइज किया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो, लोगों को मोरल डाउन किया जाए और ये बताया जाए दुनिया को कि देखिए जी पाकिस्तान जो है वो तो अभी भी इंटरनली इनसिक्योर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी चेंज हो रही है, ये भी उनको नहीं भाती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों बेहतरी की तरफ जा रही है, क्यों फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं। तो लिहाजा ये और पाकिस्तान के अवाम जो है जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेस का टर्न अराउंड है, वो बिजी हैं अपना तमाम इन मामलात में। तो ये एक कोशिश है इंडियंस की अलॉन्ग विद आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि सीआईए और ये लोग भी हैं कि पाकिस्तान संभल ले ना पाए, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे पाकिस्तान की ये तो हमारे दुश्मनों का रोज़े अव्वल से शेवा है, या पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। और हाल ही में अभी हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आउट का ऐलान किया है जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है मईशत की बेहतरी, उसको हमने बिल्कुल नर्व सेंटर करार दिया है कि वो ठीक होगी तो बाकी सब कुछ ठीक होगा। तो लिहाजा हमारी इकोनॉमी को, लोगों के मोरल को, बिजनेस एक्टिविटीज को ये टारगेट करना चाहते हैं और हमें फिर उस वाले जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये वेव टेम्पररी है, क्योंकि एक तो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट मेरा ख्याल है बिल्कुल वो मानते हैं, इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो कमिटमेंट है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान में हमले के लिए, जो वहाँ के प्रॉक्सीज हैं और जिनके यहाँ पे सहूलतकार जो आज भी 2 पकड़े गए हैं लाहौर वाले केस में, तो जो स्लीपर सेल टाइप यहाँ पे लोग हैं कि उनके साथ जो है मामला फिर वो शुरू करें अफगानिस्तान से बैठ के टीटीपी या बलूचिस्तान के जो ग्रुप है। तो मेरा ख्याल अफगान तालिबान को अब जरा ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, उनको अपना जो कमिटमेंट है जो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी किया है, पाकिस्तान के साथ तो है ही है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल अपना लेवल के ऊपर, उनकी इकोनॉमी को, उनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान से सारी जारी है, मईशत में पाकिस्तान के भरपूर किरदार है। मेरा ख्याल है अफगान तालिबान गवर्नमेंट को अब ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए अपनी कमिटमेंट को कि टीटीपी को रोके। फारूक साहब, मैं आई एम सॉरी लेकिन मैं यहाँ से आपको शॉर्ट करूंगी, लेकिन मैं जरा एक और मामले पर बात करना चाह रही थी आपसे। जरा एक ये तो इंसिडेंट है जिसको आपने खुद कहा कि टेम्परेरी है और ज़ाहिर पाकिस्तान इससे पूरी तरह नवदाजमा हो जाएगा, लेकिन एक और जैसे अभी मैंने वेबसाइट दिखाई थी उसमें ये बताया जा रहा है लोगों को कि भाई आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ आइए, वहाँ वोट दें। तो ये सदारती निज़ाम की सपोर्ट में कहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं और ये कितनी ताकतवर हो सकती हैं?
देखिए, पहले तो कितने सालों से मुझे नहीं इस चीज का सदारती मालूम था, निजाम। बिलीव में, लेकिन कई टॉप लॉयर्स हैं, उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाया, अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हैंड रिटन, जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सूट करती है। देखिए, जमहूरियत, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो भी एक फॉर्म ऑफ अपना जमहूरियत है, और इसी तरह पार्लियामेंट्री निज़ाम, और इसी तरह सदारती निज़ाम जो है वो भी एक किस्म का वो भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले ठीक है 1973 के आइन के बाद तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, और उस वक्त से यही हम देख रहे हैं। बीच में ठीक है मिलिट्री रूल आया है और प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो बड़ी हैं, वो तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन वो मादी का हिस्सा है। लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए, पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ इस पर डिबेट बिल्कुल होना चाहिए। अच्छी बात है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर डिबेट जो है अब फॉर्मली शुरू हो गया, बल्कि एक दो चैनल पे तो मैंने कुछ थिंक टैंक्स के एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे हैं। नहीं सर, वो चल रहा है, चलाइएगा जी वो वेबसाइट। वो थिंक टैंक नहीं है फारूक साहब, एक मिनट रुकिएगा, वो चलाइएगा जो अब वेबसाइट है, कंटिन्यू कीजिएगा तारिक जी। डेमोक्रेसी में जो सामने आई है पिछले 3-4 दहाइयों में, कि जिसमें करप्शन, लूटमार, ब्लैकमेलिंग, और हर जो ये रिजर्व सीट्स वाला मामला, और किस तरह एक प्राइम मिनिस्टर को चलने नहीं दिया जाता, कोई अपने जो इत्तेहादी हैं, कोई एक वजारत मांग रहा है, कोई 2 वजारतों पर ब्लैकमेल कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मांग रहा है, ये तमाम चीजें। तो लिहाजा, और फिर हमने खासकर पिछले जब से 2008 से प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ है, ठीक है, हमने तो सपोर्ट किया। मैंने हमेशा कहा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देखिए ये अब जमहूरियत का है, हमारा हुस्न है कि पार्लियामेंट में लड़ाई होती है, हुल्लड़बाजी, मारकटाई, गाली गलौज, भाई ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है, ये हमारी सियासत का हुस्न है, भाई यही है, इससे हमने रहना है। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत ठीक है इसी तरह चलती रहेगी। सपोर्ट करते हैं आप, सपोर्ट कर रहे हैं सदारती निजाम को, आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छी डिबेट चल निकली है। ये डिबेट, इसका अंजाम क्या होगा, शायद ये देखना अब बाकी रह गया है। बहरहाल ये बात अब जुबान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान को सदारती निज़ाम लेकर चलना होगा या फिर पार्लिमानी निज़ाम, इसका फैसला करना होगा अवाम पाकिस्तान को। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।